मैं परवीन मेनारे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आरविन क्लासेस में। अपन ने फिजिक्स का जो चैप्टर स्टार्ट करा था मोशन गति, उसके अंदर जो अपना पिछला वाला वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ लिया था दूरी और विस्थापन। तो उसी चैप्टर को अपन कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ेंगे अपन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि चाल एवं वेग। चाल क्या होती है? तो चाल की अगर परिभाषा बताऊं तो एकांक समय में तय की गई दूरी या दूरी तथा समय का जो अनुपात है, दूरी तथा समय का जो अनुपात है वह क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। और जो चाल है यानी कि स्पीड है वो क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश और सदिश राशियां क्या होती है ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ऐसी राशियां जिनमें केवल क्या होगा? परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। केवल क्या होगा? परिमाण होगा और इकाई होगी। अगर अदिश और सदिश की फॉर्म में अगर बताएं तो केवल और केवल क्या होगा? दूरी के परिमाण में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? दूरी के परिमाण में, क्योंकि चाल में किसी दिशा का कोई योगदान नहीं रहता है। तो स्पीड अगर परिभाषा पूछे तो क्या बोलेंगे? एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? स्पीड, यानी कि चाल। स्पीड एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है? वो केवल अदिश राशियां परिमाण रखती है, दिशा नहीं रखती हैं। इनमें दिशा का कोई योगदान नहीं होता है। अब अगर बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, चाल स्पीड का मात्रक क्या होता है, तो दूरी जो भौतिक राशि है उसका मात्रक होता है मीटर। समय जो है भौतिक राशि उसका जो मात्रक होता है सेकेंड। तो अगर स्पीड यानी कि चाल की अगर मैं यूनिट बताऊं तो वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। ये इसकी यूनिट हमेशा याद रखनी है। ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआई और कांस्टेबल वगैरह में कि भाई चाल की यूनिट क्या होगी? अदिश राशि है या सदिश राशि है? अगर चाल अपने को डिफाइन करनी है तो वहां पर आप क्या लोगे? परिमाण लोगे या दिशा भी लोगे? तो ये छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रखनी है। अब इसके लिए एक और जो चीज रहती है वो रहती है विमा, यानी कि डायमेंशन क्या होती है। ये भी अगर एक लेवल अप रहता है एग्जाम का तो ये चीज भी पूछी जा सकती है। ऐसे छोटी छोटी विमाएं नहीं पूछेंगे। अगर अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में तो बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां आएगी, उनकी अपने को डायमेंशन निकालनी रहेगी। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि यंग का जो प्रत्यास्थ गुणांक आपने नाम सुना होगा, उसकी जो डायमेंशन निकालो, फोर्स की निकालो, या फिर कोई भी श्यानता गुणा आ गया, विस्कोसिटी कांस्टेंट आ गया, ऐसी बड़ी बड़ी जो भौतिक राशियां होती है उनकी विमा निकालनी रहती है। तो करने का तरीका यही है, सारी चीजें यहीं से यूज करेंगे तो अपन यहीं से सीखते हुए चलते हैं। अगर किसी भी भौतिक राशि की विमा को लिखना है तो उसके अंदर अपने को तीन चीजें जरूरत होती है, एम, एल और टी। ये यूनिट और मेजरमेंट में नहीं पढ़ाया क्योंकि अपन जब चलेंगे आगे आगे वैसे जो भी भौतिक राशियां मिलती जाएगी अपन उनकी एमएलटी निकालते जाएंगे, तो अलग से टॉपिक या चैप्टर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एम यहाँ पर दर्शाता है मास को, एल यहाँ पर दर्शाता है लेंथ को, टी यहाँ पर दर्शाता है टाइम को। मास, लेंथ और टाइम। यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्पीड की तो स्पीड में अपने पास क्या है? डिस्टेंस है और क्या है? समय है। यहाँ पर अपने पास मास नहीं है। डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर। मीटर यानी कि लेंथ अपने पास है। अगर बात करूं समय की, समय अपने पास है टाइम। यानी कि ये जो तीन रिक्वायरमेंट थी एमएलटी के लिए उसमें से मास अपने पास नहीं है, लेंथ अपने पास है और टाइम अपने पास है। तो इसका एमएलटी कैसे बनाएंगे? एमएलटी जो भी राशि नहीं दी रहती है उसके ऊपर लगाया जाता है m की पावर 0। अब जितनी क्वांटिटी में जो भौतिक राशि प्रेजेंट है उसके आधार पर उसके ऊपर ये सिग्निफिकेंस दिया जाता है, यानी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एल डी यानी कि दूरी, इसका मात्रक क्या है? मीटर। ये किसका है? लेंथ का। तो मैं इसकी विमा यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगी? m0। मास यहाँ पर नहीं है। लेंथ कितनी है?
मीटर L1, समय यानी कि T, इसको मैं लिख दूं T, समय कितना है 1। अब अगर क्योंकि हम एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में इस फॉर्म में नहीं मिलता है, एग्जाम में वो आपको देगा इस फॉर्म में M0 L1 और T-1, ये आपको इसकी याद रखनी है। क्योंकि कोई भी चीज अगर 1/x में है तो उसको अपन x-1 लिख सकते हैं। तो 1/T1 को क्या लिख दिया T-1। अगर आप M0 नहीं लिखना चाहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी की सीधी L T-1, ये इसकी क्या हो जाएगी विमा हो जाएगी। अब केवल और केवल जो स्पीड है यह केवल और केवल परिमाण में इसमें चेंज होगा। परिमाण में जैसे मान लो आप इस एग्जांपल से यहाँ पे समझ लो, इसको बाद में देख लेंगे, या यहाँ पर देख लो। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, आप जा रहे हैं ए से बी की ओर, स्पीड की बात कर रहे हैं, किसकी ओनली स्पीड। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, आपने मान लो अपनी गाड़ी को ऐसे मोड़ दिया सी की ओर, यहां पर आप गए 20 किलोमीटर, यहां पर आप गए 30 किलोमीटर। अब मान लो आप पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ये मान लेते अपन पूर्व है, ये अगर उत्तर है, ये साउथ यानी कि दक्षिण है, ये वेस्ट हो जाएगी। तो आप पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपने अब ये डायरेक्शन कर ली यानी कि ES। लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो इस डायरेक्शन की वजह से नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है। इसके अंदर चेंजेस किनके कारण आएंगे? केवल परिमाण। फिर भैया आपने ए से बी में चली 20 किलोमीटर, बी और सी में चली 30 किलोमीटर, और टाइम क्या था? मान लो ए से बी में कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो 2 घंटे में, इसने ए से बी 20 किलोमीटर तय करी, मान लो इसने भी 2 घंटे में 30 किलोमीटर तय करी, तो इसकी स्पीड जो होगी वो हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 किलोमीटर पर घंटा। और ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पर एस आ जाएगी 15 किलोमीटर पर घंटा। अपन ने पता है एस बराबर D/T होता है, डी कितना है और टी कितना है, लेकिन क्या इसकी डायरेक्शन की वजह से इस पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। केवल और केवल किस आधार पर अपन बता रहे हैं कि ये चेंजेस आए हैं कि यहाँ पर 10 था और यहाँ पर 15 था, तो केवल और केवल यहाँ पर इसके परिमाण के कारण। तो ध्यान रखना है कि स्पीड यानी कि चाल डायरेक्शन यानी कि दिशा पर निर्भर नहीं करती है। अब अपन बात करते हैं कि चाल के कितने प्रकार होते हैं। तो चाल यानी कि एक समान प्रकार, असमान, औसत और तात्क्षणिक। यानी कि एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? मान लो ये गाड़ी है, ये कार है, यहां से ये इधर ए से सी की ओर जा रही है। इसी कार से अपन चारों को समझ लेंगे। ए से उसने क्या करा? स्टार्ट करा और सी की ओर जा रही है। मान लो कि ये ए से बी 30 किलोमीटर 0.5 और यानी कि आधे घंटे में, वापिस 30 किलोमीटर आधे घंटे में तय करी। तो यहां पर अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? एस बराबर D/T। डी कितना है अपने पास? 30 और ये कितना है? 0.5 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। यही यहाँ पर आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब तो यूनिफॉर्म यानी कि एक समान जो चाल है वह क्या होती है? यानी कि समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना क्या कहलाएगी? एक समान चाल। ऐसे समझ सकते हैं जैसे बात कर रहे हैं अपन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होती है? जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है तो क्या होती है? सब एक जैसे दिखेंगे। टीचर बोलते हैं ना यूनिफॉर्म में आना। यूनिफॉर्म में आने का मतलब क्या हुआ? वहां पर सारी चीजें एक जैसी होगी, ड्रेस कोड एक जैसा, आई कार्ड अगर आपने लगा रहा है वो एक जैसा, सारी चीजें एक समान है। यानी कि यहाँ पर डी दूरी और समय क्या है? समान है। बस ये याद रखना है। एसआई और कांस्टेबल तक यही चीज याद रखनी है। इसका एक और फॉर्मेट है ग्राफिकल और न्यूमेरिकल, उसका एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन रहेगा।
लेकिन अभी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो अपने को यहीं तक याद रखना है। एक समान चाल, सारी चीजें समान, DOT समान, A से B तक गई है गाड़ी तो यहाँ पर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये समान सारी चीजें यहाँ पर समान, यूनिफॉर्म। अब आती है नॉन यूनिफॉर्म यानी कि असमान। A से B तक गाड़ी गई, मान लो यही स्पीड 30 किलोमीटर 1 घंटे में चला, 30 किलोमीटर, इसको अलग कर दे, 50 किलोमीटर 1 घंटे में चला, यानी कि समय तो समान है, समय क्या है समान है, लेकिन चलने वाली दूरियां क्या है भिन्न भिन्न है। ऐसे कैसे हो सकता है कि A से B में ये आया, 1 घंटा उसने लगाया और 30 किलोमीटर चला, जबकि B से C में गया, गाड़ी वही है, 1 घंटा चला 50 किलोमीटर। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, मान लेते हैं कि A से B तक वहां आ रहा है, तब उसकी गाड़ी में कुछ समस्या आ गई होगी, ट्रैफिक ज्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर B से C में गया तो इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई। देख लो क्या हुआ होगा, ट्रैफिक नहीं मिला होगा, सड़क हाईवे होगी काफी अच्छा, इसके यानी कि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया होगा। मान लो यहाँ पर A से B में कोई सड़क पे ऑयल गिरा होगा, गाड़ी वहीं घूमने लग गई, क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन मिनिमम हो गया। सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं होने के कारण, मान लेते हैं, जब फ्रिक्शन पड़ेंगे और बात करेंगे, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 30 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर क्या होगी 50 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर D तो क्या होगा अलग अलग, लेकिन T क्या होगा समान। यहाँ पर क्या था, दोनों चीज समान, यहाँ पर D अलग अलग है, T समान। परिभाषा कैसे बनेगी कि समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करना क्या कहलाएगी, असमान चाल। अब ये A से B 30 किलोमीटर चला, B से C 50 किलोमीटर चला। यहाँ पर अपन ने सीधा देखा कि A से B 60 किलोमीटर, B से C 60 किलोमीटर, यानी कि कहने का मतलब इसने जो ये 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको एक यूनिफॉर्म मोशन में इसको तय करा। और वो यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 1 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा, टोटल 60 किलोमीटर की दूरी उसने पर घंटे के हिसाब से तय करी। यानी कि A से C, अगर डायरेक्ट A से C बताऊं तो कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। यानी कि ये जो यहाँ पर चल रहा है ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पर कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति बोल सकते हैं, ये एक समान गति हो गई। अब बात करते हैं अपन औसत की, कि जो एवरेज स्पीड है वो क्या होती है। मान लीजिए आपकी ये गाड़ी है, आपके पास आपको जाना है सिटी A से B में, ये कोई सिटी A है, ये सिटी B है। ये गाड़ी यहाँ पर चल रही थी सिटी A, सिटी B, सिटी C, सेम गाड़ी चल रही है। आपको इधर जाना है, दोनों सिटियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। मान लो आपने यहाँ 4 घंटे में तय कर लिया, आराम से जा रहे होले होले, तो यहाँ पर स्पीड कितनी आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। अब जो ये स्पीड आई है, यह वाली स्पीड, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये A से B तक एक यूनिफॉर्म चल रही है। भाई जो भी आपकी ये कार है वो 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मतलब ये तो एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ऐसा कभी हो सकता है कि अपन एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, 100 किलोमीटर की अपने को डिस्टेंस तय करनी है, तो उसमें हो सकता है कि अपन एक जैसी स्पीड में जा रहे हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कहीं ट्रैफिक भी आया होगा, कहीं रुके भी होंगे, कहीं जंप वगैरह भी आया होगा, कहीं आपकी सड़क भी उबड़ खाबड़ होगी, कहीं न कहीं तो आपके रेजिस्टेंस आए होंगे, कहीं न कहीं तो प्रतिरोध आया होगा कि आप थोड़ा बहुत तो रुके होंगे। तो वो जो अपन यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड कैलकुलेट करते हैं, यह स्पीड अपने पास आई एवरेज। कौन सी आई, एवरेज। और जो एवरेज स्पीड है इसको अपन कैसे लिखेंगे, एस ऑफ एवरेज, यानी कि
डेल डी बाय डेल टी। अभी बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि डेल डी बाय डेल टी। और यहाँ पर अभी एक और टर्म आएगी, इन टर्म को अपन अगली वीडियो में समझेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे, यहाँ पर अभी नहीं समझेंगे अपन। आपको बस इतना ही याद रखना है कि डेल डी बाय डेल टी। अगर इसको हिंदी फॉर्मूले के तौर पर अपन लिखेंगे तो इसको लिख देंगे कुल दूरी बटा कुल समय। बस ये होती एवरेज चाल, कुल दूरी बटा कुल समय, यही है। यहाँ पर इसको समझ लो कि आप यहाँ पर खड़े हैं सिटी ए पर, आपको जाना है सिटी बी में। आप जब यहाँ पे खड़े हो तो आपकी डी कितनी है 0, आपका टी कितना है 0। लेकिन जब आप ए से चलकर सिटी बी पर आए तो आपका डी कितना हो गया 100, आपका टी कितना हो गया 4 घंटे। अब आपने कैसे लिखा, आपने कैसे लिखा इसको 25, आपने डायरेक्ट इसको मिटा रहा हूं अभी। आपने क्या करा 25 डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में डेल डी बाई डेल टी, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। ये आपका इनिशियल यानी कि प्रारंभिक लिख दो, और ये क्या आपका अंतिम यानी कि फाइनल। तो अपन कैसे निकालते इसको, अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी कि 100 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0। तो ये 100/4 ये आता अपना 25 किलोमीटर पर आवर। अपन ने सीधा लिख दिया क्योंकि अपने यहाँ पर जो इनिशियल जो क्वांटिटी थी वो 0 थी, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ से मान लो सी में चला दे किसी को। अब यहाँ पर कोई क्वांटिटी तो 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो डी भी 100 हो गया और टी भी 4 हो गया। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका अंतराल लेना पड़ेगा, इसका अंतराल अपने को लेना पड़ेगा। कैसे लिखा अपन ने, d2 नहीं db माइनस da अपॉन tb माइनस ta। दूरी का अंतराल और समय का अंतराल, कुल दूरी बटा कुल समय, ये अपनी क्या है एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। अब अपने पास एक और बचती है तात्क्षणिक चाल, यानी अब अपन पढ़ते हैं तात्क्षणिक चाल यानी कि इंस्टेंटेनियस। नाम ही अजीब है, इंस्टेंटेनियस, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। यहां से इसको उठा लो, क्षण, किसको उठाया, क्षण को। क्षण यानी कि एट ए मोमेंट, किसी एक पार्टिकुलर मोमेंट पर, यानी कि किसी एक विशेष समय पर अपन उस ऑब्जेक्ट की क्या बताएंगे, स्पीड बताएंगे, उसको क्या बोल देंगे तात्क्षणिक। जैसे मान लो आपने दौड़ना शुरू किया, दौड़ रहे हो, पहले क्या होगी स्पीड, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। पहले धीरे दौड़ा, फिर थोड़ा तेज, फिर थोड़ा तेज बढ़ के आप स्पीड पकड़ लोगे। तो वो किसी एट ए पॉइंट पर, किसी एट ए मोमेंट पर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु की अगर स्पीड बतानी हो तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तात्क्षणिक स्पीड हो जाएगी। इसको अपन शो करते हैं एस ऑफ इंस्टेंटेनियस, आई लिख देता हूं ds बाय dt। और ये जो dt है, ये dt है 10 to 0, यानी कि 0 होगा नहीं, लगभग 0। जैसे वो पूछ ले कि ये है ए, ये बी, यहां से आप जा रहे हो, आपको यहां से यहां तक जाने में 10 सेकंड लग रहे और 10 मीटर। अगर वो पूछ ले कि आप जब शुरू हुए यहां से तो मुझे तो t बराबर 2 सेकंड पर बताओ, कितने पर, t बराबर 2 सेकंड पर स्पीड क्या होगी, तो t बराबर 2 क्या हो गया, एट ए मोमेंट पे पूछ रहा है, किसी भी एक पार्टिकुलर और विशेष टाइम पर पूछ रहा है कि भाई t बराबर 2 सेकंड पे स्पीड क्या होगी, उसी वक्त बताओ। t बराबर 2 सेकंड, थोड़ा सा 2 से ज्यादा और पहले। अपने को ये चीज दिमाग में रखनी है, किसी अगर मोमेंट पे वो पूछे, इस पर अपन सवाल करेंगे। ये वाला जो d और ये जो इस एवरेज का मैंने डेल बताया था, डेल डी, इस पर कल अपन न्यूमेरिकल करेंगे कि इनका क्या अंतर है। अभी अपने को यहाँ पर इसको इतना नहीं समझना है, अपने लिए बस इतना ही है इसकी परिभाषा। तात्क्षणिक मतलब क्या होता है कि किसी क्षण, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष दूरी पर
अपने को क्या पूछ लिया, किसी भी वस्तु की चाल पूछ ली तो वो क्या हो जाएगी, तात्क्षणिक चाल। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो विस्थापन है, विस्थापन क्या होता है, डी और टी का जो भी स्लोप आएगा क्या होगा, स्लोप। ये चीज ध्यान रखना है। इस पर भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, जेल प्रहरी हो, कांस्टेबल हो, इसमें एक क्वेश्चन बना हुआ है कि स्लोप और एरिया से, तो ये भी अपन कल ही डिस्कस कर लेंगे कि जो इसका स्लोप है डी और टी का, वो अपने को क्या देगा, स्पीड। बस इतना ध्यान रखना है। ये थी अपनी स्पीड। सेम डिट्टो का डिट्टो अपना क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग। उसमें क्या अंतर रहेगा, केवल और केवल अंतर रहेगा दिशा का। अगर मैं यहां से मिटा के इसको लिख दूं चाल, सॉरी वेग, क्या लिखूं, वेग, तो यहां पर ये क्या है, डिस्टेंस है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये विस्थापन। विमा सेम रहेगी, MLT जो फॉर्मूला इसका बन रहा था सेम प्रोसेस है, इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रकार यहाँ पर एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, सेम जो अपन ने पढ़ा था वो सारी चीजें वेग के लिए ही अप्लाई होगी। बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो है, ये कौन सी राशि है, इसको यहाँ पर लिख देता हूं, यह वेग कौन सी राशि है, एक, इसको भी लिखो, ये कौन सी राशि है, सदिश। कौन सी राशि है, सदिश। यहाँ पर इस पे एक ध्यान रखना है, ये क्या है, विस्थापन है, और ये क्या है, समय है। तो वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, विस्थापन में परिवर्तन की दर, क्या, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। यहाँ पर डी ध्यान रखना, वापिस बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। यह एक सदिश राशि है। इसमें जो चेंजेस आएंगे, क्या आएंगे, इसमें जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, परिमाण और दिशा। परिमाण और दिशा दोनों के कारण इसमें चेंजेस आएंगे। उसमें क्या था, केवल और केवल परिमाण में चेंजेस आ रहे थे। वहां पर अपन ने समझा था कि अब इसको मैं मिटा सकता हूं। अपन ने वहां पे समझा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे गति कर रहा है ए से बी में, अगर वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है तो उसकी जो स्पीड थी वो सेम थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब क्या हुआ है, चेंज डायरेक्शन, चेंज डायरेक्शन। यहाँ पर चेंज डायरेक्शन की वजह से क्या हुआ, वी चेंज, वी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि वी एक सदिश राशि है। सदिश क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, वह दिशा पर भी निर्भर करता है। एक समान चाल और एक समान वेग, दोनों में अंतर कितना है, उसमें केवल और केवल परिमाण में चेंजेस हो रहे थे। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा में भी चेंजेस होंगे। सेम प्रोसेस, MLT फॉर्मूला फिर बता रहा हूं, वही है। ये सारे जो टाइप है वही है। केवल और केवल ध्यान रखना है कि यह डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर एंगल पे डिपेंड करता है, वेक्टर इनके एडिशन पे डिपेंड करता है। और जो विस्थापन है वह क्या लेते हैं अपन, केवल और केवल एक वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू ही कंसीडर करते हैं, जो कि किसी भी दिशा पे निर्भर होती है। ये ध्यान रखना है। अब मैं बताऊंगा कि v और जो s है, यानी कि वेलोसिटी और जो स्पीड है, उसका फिर अलग अलग लेने का मतलब क्या है। सारी चीजें सब सेम है, तो अलग अलग लेने का अगर बात करें अपन, विस्थापन, सॉरी, चाल और वेलोसिटी की, तो एक तरफ अपन लिख देते हैं चाल, दूसरी तरफ अपन लिख लेते हैं वेग। ये अंतर भी अपने को ध्यान रखना है। चाल क्या होगी, केवल पॉजिटिव होगी और जीरो हो सकती है, मैं भी जीरो कैसे हो सकती है, कि मान लो ये ए है, ये बी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहीं पर रुका हुआ, जैसे आप यहीं पे खड़े हुए हो, तो यहाँ पर कुछ ये चल रहा है क्या, नहीं, तो t बराबर 0 पे d बराबर 0, और d बराबर 0 है मतलब वहां पर चाल स्पीड 0 होगी। जैसे ही चलना शुरू किया तो ये कुछ न कुछ चाल चलेगा, तो यह केवल पॉजिटिव और 0 होगी। जबकि वेग यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों होगी।
क्योंकि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है और यह तीनों चीजों को लेकर चलते, क्योंकि डायरेक्शन और दिशा और परिमाण दोनों पर निर्भर करेगी। अब अगर बात करें स्ट्रेट लाइन मोशन की, इसकी स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि ये एक रेखा में गति हो रही है। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा ध्यान रखना है कि जो दूरी है और जो विस्थापन है दोनों एक ही होता है। अगर मैं इसी चीज को ए से बी में स्पीड बोलूं तो भी चलेगी, ए से बी में मैं विस्थापन बोलूं, या ए से बी में मैं चाल बोल दी और ए से बी में मैंने वेलोसिटी बोल दी, तो दोनों चीजें सेम है, क्योंकि यही तो इसकी दूरी है, यही इसका न्यूनतम पथ है और यही इसका क्या है, अधिकतम पद है। क्या यहाँ पर और कोई सा मार्ग है बी तक जाने का? अगर मैं एक और मार्ग यहाँ पर बनाऊं ऐसे, तो वो अलग वे हो जाएगा, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये मिनिमम होगा, ये इसका विस्थापन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मार्ग एक ही है, ये अपन ने अदिश सदिश और दूरी विस्थापन में और अच्छे से पढ़ लिया था। अब एक और चीज आती है कि चाल और जो वेग है इसका अनुपात ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने देखा था कि जो चाल है, चाल किसका फिनोमिना है, दूरी का, और वेग किसका है, विस्थापन का। ठीक है, दूरी हमेशा ज्यादा होती है विस्थापन से, लेकिन एक केस में इक्वल होती है, किसमें होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में। स्ट्रेट लाइन मोशन में दूरी बराबर विस्थापन, केवल और केवल एक केस में। बाकी सभी केस में दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। अपन ने पढ़ा ही था कि दूरी किस पे डिपेंड करती है, मार्ग पर, कि अपन किस मार्ग को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो विस्थापन था वह केवल एक वैल्यू, संभव वैल्यू एक थी, वो कौन सी थी, मिनिमम, और दूरी कौन सी थी, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वाला रिलेशन जो है वो कॉन्स्टेबल हो, चाहे आपका SI हो, चाहे आपकी SSC हो, सीधा दूरी ले लो या विस्थापन ले लो, उसमें भी यही रहेगा। तो ये जो अपनी एक शॉर्ट वीडियो थी चाल और वेग पर, अब इसके जो न्यूमेरिकल होंगे, ग्राफिकल होगा या फिर कोई कॉन्सेप्ट बेसिस होगा, क्योंकि औसत चाल हो, औसत वेग हो, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग हो, इन पर क्वेश्चन बनता है, टेक्निकल क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन भी अपन देख लेंगे, वहां पर क्वेश्चन अपन ने नहीं देखा। अब अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इसको मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि अब तो वक्त आ गया अपने पास तैयारी करने का। तो आपको शेयर भी करना है, खुद को पढ़ना है, अच्छा लगे तो कमेंट करना है अगर इस पे क्वेश्चन करने हैं न्यूमेरिकल। क्योंकि जो ग्राफिकल फॉर्म है, जैसे एक आइडिया दे दूं आपको, एक आइडिया कैसा कि क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा S और T का, क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है S और T का, ऐसे कुछ बना रखे थे उसने, मान लो ऐसे कुछ, यहाँ पर कुछ भी डाटा दे रखा है, इधर भी कुछ डाटा है, उसने पूछा हुआ है कि D बताओ, D बताओ। अब आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि अपन D कैसे निकालें। आपको ये तो पता है S बराबर D/T होता है। अब जब S और T में ग्राफ उसने दे रखा है तो D कैसे निकाले, तो अपन वो कल सोल्व कर लेंगे एक छोटा सा वीडियो बना के, अगर आप कहोगे तो।